तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और मैं हूं डॉक्टर रमेश। वैसे हम लोग की पार्टी शुरू हो चुकी है। कई लोगों के घर वालों ने ऐतराज जताया है, अरे इस मास्टर के पास तो कोई काम है नहीं है। 10 बजे जब सोने का समय होता है तो मास्टर आ जाता है रात में बक 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 करने के लिए, और तुम लोग ही पता नहीं क्या मोबाइल में लगा के देखते रहते हो। इस तरह से बातें सुनने में आ रही हैं। क्षमा करिएगा घर वालों। कम से कम जब तक शादी नहीं हुई मेरी तब तक तो मैं पढ़ा ही सकता हूं, उसके बाद देखा जाएगा ना। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सब लोग फटाफट, जिससे मालूम चल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो देख पा रहे हैं। फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो ये स्कैन है, यहां से आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से। आप चाहें तो यहां से सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। और चलिए, स्वागत है सबका। फटाफट आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, और इसको चाहें तो आप स्कैन कर सकते हैं। यहां से सीधे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन है, यहां से आप हमारे कोर्सेज लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे टीचर्स एकेडमी पर, हिंदी के सारे कोर्सेज और सभी विषयों के कोर्सेज। ठीक है। और आज का पहला प्रश्न, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा, जिससे हम गिनती कर लेते हैं कि कितने बच्चे आ चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन आ चुके हैं। इससे गिनती होती रहती है। तो जितने लोग आए फटाफट लाइक कर दें। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि आदि कालिक अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति शुक्ल जी के इतिहास के किस प्रकरण में है। यानी कि यहां एक प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल जी ने जो अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया, और खास करके जो उन्होंने आदिकाल का काल विभाजन प्रस्तुत किया, उस काल विभाजन में इन्होंने यह नामकरण कहां पर दिया है। यह आज का प्रश्न है। यानी कि उन्होंने आदिकाल का जो काल विभाजन प्रस्तुत किया, वहां ये कहां मिलता है। प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में, या प्रकरण 4 में। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देख लेते हैं आप सबके कमेंट्स कि भाई लोग क्या कमेंट दे रहे हैं। तो यहां पर कमेंट्स आ रहे हैं एक एक प्रमोद जी ने, प्रतिभा जी ने, सीमा जी ने, प्रियंका जी ने, सपना जी ने, और वेद प्रकाश, सुबोधनी देवी, इन सब लोगों ने कहा है कि यह ऑप्शन जो है वह 1 होगा, यानी प्रकरण 1। कितने लोग सहमत हैं कि यह सही है। प्रकरण 1 में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या चीजें दी हैं, ये मैंने आपको कहा था। अब रट लीजिए, अब पढ़ लीजिए, क्योंकि समय आ गया है। क्योंकि जब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो प्रकरण के हिसाब से भी पूछा जा रहा है। प्रकरण 1 में और क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं। तो एक तो उन्होंने दिया है हिंदी साहित्य का, जैसे एक आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, हिंदी साहित्य का
आविर्भाव काल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण में हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल नामक एक विभाजन किया है? ये आपको बताना है। ये प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करके बता देना है कि किस प्रकरण में हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल रखा है। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल भी उन्होंने प्रकरण 1 में रखा है, और प्रकरण 1 में ही उन्होंने यह लिखा है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। ये कई बार शब्द आता है, कई बार यह शब्द ही अलग से पूछ लिया जाता है, आदिकालीन अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। तो ये शुक्ल जी का एक आलोचनात्मक शब्द है और ये पूछा जाता है, ये प्रकरण 1 में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी के किस प्रकरण में है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकरण में नाथों की भाषा की चर्चा की है? देखिए, मेरा केवल एक उद्देश्य आपसे इतना कहना है कि जितने लोग आए उतने लाइक होने चाहिए, बल्कि लाइक ज्यादा होने चाहिए, बस इससे हाजिरी लगती रहेगी। नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4 में? यानी कि नाथ पंथ की भाषा पर उन्होंने किस प्रकरण में चर्चा की है? देखिए, यह भी है किस प्रकरण में? प्रकरण 2। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 2 में नाथ पंथ की भाषा पर चर्चा किया है, और उनकी भाषा को साधुक्कड़ी कहा है। क्या कहा है? साधुक्कड़ी कहा है। और उन्होंने बताया कि इनकी जो भाषा है वह कई जगहों से मिक्स मैच है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी भारत में भी कुछ दिन रहे, क्योंकि सिद्धों से प्रभावित थे। सिद्धों से प्रभावित होकर पंजाब आए, पंजाब गए, राजस्थान गए, और जब ये पंजाब और राजस्थान जा रहे हैं तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वहां से भी गुजरते हुए गए। तो इनकी भाषाओं में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यानी नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में दी है? तो वह प्रकरण 2 में दी है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जितने लोगों ने लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? आज का ये प्रश्न है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? चलिए फटाफट बताइए, विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? विद्यापति की चर्चा, देखिए, विद्यापति की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में की है? तो यहां प्रकरण 4, प्रकरण 4 शुक्ल जी ने कुल 4 प्रकरणों में इसे विभक्त किया। कितने प्रकरण में? 4 प्रकरण में। किसे विभक्त किया? आदिकाल को। और आदिकाल में उन्होंने जो सबसे अंतिम प्रकरण रखा, चौथा प्रकरण, वह किसके लिए रखा? फुटकल रचनाओं के लिए रखा। यानी जिसको वो आदिकाल से किसी धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। विद्यापति अब देखिए ना, तो रासों में सेट हो पा रहे हैं, न नाथ में, न सिद्ध में, न जैन में, न रास काव्य में, किसी में सेट नहीं हो पा रहे हैं विद्यापति। इसलिए विद्यापति के साथ साथ उन्होंने अमीर खुसरो को भी इसी में रख दिया कि भाई ऐसा है कि आप दोनों लोगों को वहां पर हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकरण 4 में उन्होंने फुटकल के अंतर्गत रख दिया है। लेकिन एक चीज यहां पर और समझने वाली है कि उन्होंने एक जगह और विद्यापति की चर्चा की है, ये आपको बताना है, और क्यों किया है यह भी आपको बताना है। मैंने आपसे अभी कहा कि विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 4 में फुटकल के अंतर्गत रखा, क्योंकि उनको यह लगता था कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति की जो भाषा है वो, और जो उनकी शैली है, जो प्रवृत्ति है, वो किसी के साथ सेट नहीं खा पा रही, तो उन्होंने उनको अलग कर दिया, फुटकल में रख दिया। लेकिन विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो एक मैथिली में है, बाकी रचनाएं आप देखिए तो कीर्तिलता का अपभ्रंश में है। तो स्वाभाविक है कि शुक्ल जी ने इनकी चर्चा 2 जगह की होगी। एक तो
प्रकरण 2 में किया है। कहां किया है एक चर्चा इनकी? प्रकरण 2 में किया है, क्योंकि वहां पर अभ्रंश की रचनाओं से संबंधित चर्चा है, यानी कि प्रकरण 2 को रामचंद्र शुक्ल ने अभ्रंश काव्य के नाम से रखा है। तो अभ्रंश काव्य के नाम से रखा, इसलिए प्रकरण 2 में इन्होंने विद्यापति की चर्चा एक बार की है और दूसरी बार चर्चा किया है फुटकल रचनाओं के अंतर्गत, जो कि प्रकरण 4 में है। अगला प्रश्न, प्राकृताभास शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने आदिकाल में किया है। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहां किया है? सामान्य परिचय में, अभ्रंश काव्य में, देश भाषा काव्य में, फुटकल रचनाओं में। ये उन्होंने विभाजन किया है। ये प्रकरण 1 है, ये प्रकरण 2 है, ये प्रकरण 3 है, प्रकरण 4 है। तो शुक्ल जी ने किस प्रकरण के अंतर्गत प्राकृताभास शब्द का प्रयोग किया है, यह आज का प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। अमृता जी ने 1, संगीता जी ने 1, ऋचा जी ने 1, सीमा जी ने 1, बबीता जी ने 1, कल्पना जी ने 1, अमित जी ने 1, रुद्र ने 1, प्रतिभा ने 1, अनुराधा, हेमा, रेणु, सब ने 1। इतने सारे विद्वान जब 1 कह रहे हैं तो 2 कैसे हो सकता है सामान्य परिचय में? लेकिन उन्होंने सामान्य परिचय में प्राकृताभास शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। गद्य के लिए किया है या पद्य के लिए किया है, किस लिए किया है? तो आप तुरंत यहां जवाब देंगे कि भैया ऐसा है कि उन्होंने गद्य के लिए दिया या पद्य के लिए दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य उन्होंने दिया है, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, और यह उन्होंने सामान्य परिचय यानी कि प्रकरण 1 में दिया है। ठीक है, अमृता जी का सही है और धर्मवीर जी का भी सही है, प्रतिभा का भी सही है। वेरी गुड। शुक्ल जी ने इतिहास में आदिकाल के समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। आपको बताना है कि शुक्ल जी ने इतिहास में आदिकाल के समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? सामान्य परिचय से की है, अभ्रंश काव्य से की है, देश भाषा काव्य से की है, या फुटकल रचनाओं से की है? यह आज का मतलब अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न है, लेवल वाला प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए। तो ज्यादातर लोग जो है यह प्रश्न गलत कर देंगे। मुझे आशा है कि ज्यादातर लोग इस प्रश्न का जवाब गलत दे रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं। तो शुक्ल जी ने जो आदिकाल का मतलब आदिकाल में समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने काल विभाजन तो प्रस्तुत किया इसके पहले भी, लेकिन समय सीमा की जो शुरुआत शुक्ल जी ने प्रारंभ की है, रखी है, वीर गाथा काल से की है, यानी 1050 से 1375, वो यहां से की है। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य से कहां से किया है? तो वीर गाथा काल से ही उन्होंने, वीर गाथा काल मतलब कहां से माना है? देश भाषा काव्य से, वीर गाथा काल। यानी इसके पहले अभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, इसका उन्होंने समय नहीं निर्धारित किया। उन्होंने आदिकाल की शुरुआत क्यों यहां से नहीं मानी, उसके पीछे का कारण मैं बार बार कक्षा में आपसे बताता ही रहता हूं। क्योंकि शुक्ल जी मानते हैं कि ये सारी रचनाएं सांप्रदायिक साहित्य हैं, इनको साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। जैन रचनाओं को उन्होंने इसलिए साहित्य में रखा क्योंकि उससे समय और भाषा के विकास का पता लगता है, अभ्रंश की जानकारी मिलती है, इसलिए उन्होंने उसको रख लिया। नाथ साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत रखा। तो स्वाभाविक है कि नाथ साहित्य आज हिंदुइज्म से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब नाथ साहित्य का जन्म हुआ था तो नाथ साहित्य वाले न तो हिंदू थे न मुसलमान थे, इसलिए बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान दोनों लोग कन्वर्ट होकर नाथ हो गए थे। सिद्ध को भी वो नहीं मानते क्योंकि बौद्धिज्म से प्रभावित था। जैनिज्म को केवल अभ्रंश भाषा के विकास के लिए रखते हैं।
तो सांप्रदायिक कहते हैं उसको अलग कर देते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर भैया सबको आप अलग ही कर दोगे, सबको बाहर ही कर दोगे, तो साहित्य में कुछ बचेगा ही नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में इसका विरोध भी करते हैं। देखिए आपका नाम क्या है? ओम कार्यन यादव। प्लीज आप ये बता दीजिए कि मैं जितने प्रश्न करवा रहा हूं इनमें से कोई एक प्रश्न ऐसा बता दीजिए कि जो बीपीएससी टीयर 4 के लिए नहीं है। आप एक प्रश्न बता दीजिए कि सर आप ये वाला जो प्रश्न करवाए हैं, आदिकाल में मैंने अभी 4-5 वीडियो करवाया है, आपको ये क्वेश्चन बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीयर 4 हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। अब बस हम लिखवाते नहीं है कि उसमें कितना थंबनेल पे लिखवा दें कि बीपीएससी के लिए अनिवार्य है, एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फलाना ढिमाका सारे एग्जाम के लिए, जबकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब अनिवार्य हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं है कि जो इसके लिए अनिवार्य न हो, सब परीक्षाओं के लिए है ये। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए क्वेश्चन अनिवार्य है। मैंने वहां टीजीटी पीजीटी लिखवाया है, यानी कहीं का भी टीजीटी पीजीटी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाएगा, यूजीसी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। बिहार में 5 ऑप्शन होता है। हाँ, बस ऑप्शन की दिक्कत है। एक ऑप्शन आप रख लीजिए, एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही होंगे या इनमें से एक होगा, बस एक ऑप्शन इसमें बढ़ाना है, बस यही अंतर है, बाकी प्रश्न वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां एक बार हम रामचंद्र शुक्ल की पूरी अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का विभाजन किया वो कितने प्रकरणों में किया? आदिकाल का विभाजन उन्होंने 4 प्रकरण में किया है। पहला प्रकरण जो है वह उनका सामान्य परिचय है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे का नाम उन्होंने क्या रखा है? अपभ्रंश काव्य रखा है, अपभ्रंश काव्य रखा है। और तीसरे का नाम उन्होंने क्या रखा है? देश भाषा काव्य रखा है, देश भाषा काव्य रखा है। और देश भाषा काव्य से ही वो आदिकाल की शुरुआत मान रहे हैं, और इसी को वीर गाथा काल भी कहते हैं। और अंत में उन्होंने फुटकल रचनाएं नाम से चौथा प्रकरण रखा है। अब आपका काम यह है कि जो चारों प्रकरण हैं, चारों प्रकरणों में आदिकाल में किस किस चीज को रखा गया है, किस प्रकरण में क्या मिलता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर आपको एकदम से याद रखना है कि किस प्रकरण में शुक्ल जी ने क्या कहा है। अपभ्रंश परंपरा की बात उन्होंने किस में कही है? तो अपभ्रंश परंपरा की बात उन्होंने आदिकाल के सामान्य परिचय में की है। अपभ्रंश काव्य मतलब परंपरा कहां से शुरू होती है वो सामान्य परिचय में उन्होंने बता दिया है। प्राकृताभास हिंदी के विषय में उन्होंने सामान्य परिचय में बता दिया है। जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं, जितने और भी काव्य अपभ्रंश में लिखे गए सबकी चर्चा शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कर दिया है। क्योंकि नाथ पंथ, संध्या भाषा, इसकी भी चर्चा अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हो गई है। मुसलमानों और भारतीय योगियों की कथाओं को भी उन्होंने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही रख दिया है। विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं भी यहीं पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें यहां मिलती है। और देश भाषा काव्य के अंतर्गत उन्होंने वीर गाथाओं की चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीर गाथाओं का आविर्भाव। ये चीज याद रखिएगा कि वीर गाथाओं का जो आविर्भाव है वो वहां कहां रखा गया है? तो देश भाषा काव्य के अंतर्गत जो है वीर गाथाओं का आविर्भाव रखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और ये 1, 2, 3 प्रकरण 3 में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी अन्य भाषाओं से 2 अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। यह कथन किसका है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मित्रों को भी साझा करिएगा कि यहां पर अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, नए प्रश्न मिल रहे हैं। हिंदी अन्य भाषाओं से 2 अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। बताइए यह किसका कथन है और आपको यह बताना है।
देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अरुणदीप कह रहे हैं बच्चन सिंह, अमृता बच्चन सिंह, संगीता चौहान बच्चन सिंह, रेखा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो राइट आंसर है बच्चन सिंह। राइट आंसर क्या है? बच्चन सिंह। क्यों बच्चन सिंह है, बात करते हैं। दरअसल बच्चन सिंह हिंदी को एक जाति मानते हैं। क्या मानते हैं? जाति मानते हैं। हिंदी को क्या मानते हैं? एक जाति मानते हैं। कैसे जाति मानते हैं? जैसे हम और आप क्या करते हैं, आज तो ये पद्धति खत्म हो गई, लगभग बफर सिस्टम हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि पंगत में बैठा के खाना खिलाया जाता था। तो क्या कहते थे कि ओए भैया पूड़ी वाले यहाँ आओ, ए पूड़ी यहाँ आओ। अब हम सबका नाम तो जानते नहीं, तो पूड़ी, ए पूड़ी यहाँ आओ, बुरा भी नहीं मानता था। ए दाल यहाँ आओ, ए भैया सलाद यहाँ, ये ए चटनी यहाँ आओ। तो चटनी कहने में बुरा नहीं मानता था। मतलब ये है कि हम उसके नाम से उसकी जाति का निर्धारण कर देते थे, उसको बुरा नहीं लगता था, कभी बुरा नहीं लगता था। अब ऐसा नहीं कि न्योता खत्म हो जाए और 2 महीने बाद उसको बुलाओ, ये चटनी यहां आओ, तो गिरा के मारेगा। लेकिन यह उस समय उसको बुरा नहीं लगता था। वैसे जो जाति है, बच्चन सिंह ने यही कॉन्सेप्ट पकड़ा और उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वाले या अन्य भाषा बोलने वाले जो है वो जाति है, यानी उन्होंने इसे जातीयता से जोड़ा। ठीक है, किससे जोड़ा? जातियों से जोड़ा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो उन्होंने विभिन्न जातियों को किससे जोड़ा है? भाषा के साथ जोड़ा है। और ये कहां देखने के लिए मिलता है? बच्चन सिंह के यहां मिलता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चन सिंह ने हिंदी और अन्य भाषाओं से दो अर्थों से भिन्न है। क्षेत्रीयता के अर्थ में, एक तो क्षेत्रीयता के अर्थ में अलग है और भाषा समुच्चय के अर्थ। तो ये दो बातें बच्चन सिंह के इतिहास से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। ये आपको बताना है, फटाफट बताइएगा। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, मस्त प्रश्न है। चलिए, किसका है? अच्छा, टी शर्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से रखा था और ये रखे रखे बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि मैं दुबला पतला हो गया तो टी शर्ट बड़ा हो गया। तो लोगों के कपड़े बड़े होते, छोटे होते, मेरे बड़ा हो गया। तो चलिए, धन्यवाद आपका। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। बच्चन सिंह, शुक्ल जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो भैया ऑप्शन सही है बच्चन सिंह। क्या है? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रादेशिकता की, अब उन्होंने एक शब्द लाया है, मध्य देश। भाषा को जब हम बांटते हैं तो एक माइंड में क्या सेट रहता है कि मध्य देश की भाषा कौन सी है? किसकी भाषा? मध्य देश की भाषा। अब बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश समझ लेते हैं। मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य देश शब्द का प्रयोग कई जगह हिंदी के लिए होता है, हिंदी के लिए होता है, या कई जगह आप हिंदुस्तानी के लिए भी कह सकते हैं। हिंदुस्तानी के लिए भी मध्य देश शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी के लिए भी मध्य देश का प्रयोग किया जाता है। अब आप सबको यह बताना है कि जो मध्य देश शब्द है, मध्य देशी भाषा है, किसी पत्रिका में भी इसका प्रयोग किया गया है शब्द में। तो किस पत्रिका में मध्य देशीय शब्द का प्रयोग किया गया है? ये आज का क्वेश्चन आप डे है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, जो क्वेश्चन छोड़ दिया था कि मैं कल बताऊंगा कि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास इस्तावार दलालित्तुर इंद्रिय हिंदुस्तानी में पहला कवि किसे बताया है। ये कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे था। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है उसमें अरुणदीप जी का नाम है। तो मैं पर डे क्या करूंगा कि जितने भी लोग सही जवाब देंगे कमेंट में, उनके नाम मैं पढ़ूंगा। तो अरुणदीप जी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, उन्होंने बताया है अंगद कवि को। ठीक है, अंगद कवि। ठीक है, अंगद। कुछ लोगों ने और भी नाम दिया है,
तो यहां पर अंगद इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं और जिन कवियों को रखा है वो अंग्रेजी के वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा है, तो उसमें पहला कवि वही हो सकता है जिसका नाम ए से शुरू होता है। जिसका नाम ए से शुरू होगा उसी को वो रखा जा सकता है। इसलिए यहां पर इसलिए क्या है कि अंगद जो है यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आज का क्वेश्चन है कि मध्यदेशीय भाषा का या मध्यदेशीय शब्द प्रयोग किस पत्रिका के लिए किया गया है, आप लोगों को यहां पर करना है। चलिए, अंतिम कवि हेमंत को माना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, आप सब बहुत विद्वान हैं, विद्वानों के साथ मुझे पढ़ाते हुए बड़े गर्व महसूस होता है कि बहुत ही विद्वान हैं आप सब, बहुत बढ़िया। चलिए, संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे, ये यहां पर बात की गई। देखिए, यहां पर जो कश्मीर के आसपास की भाषा है या जो सिंधी भाषा है या पंजाब का जो क्षेत्र है वहां के लिए कहा जाता है भूत भाषा। इसको कई जगह नाग भाषा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत इत्यादि से बातचीत करने के लिए बहुत सारे ओझा सोखा होते हैं ना, वो कहते भैया मेरा तो कांटेक्ट है, एक पैक दारू चढ़ा लिए और कहेंगे एक लवांग लाइए, और तुरंत जो है वो एकाएक ऐसे आते हैं, कहते बोल सैयद बोल रहे हैं, सैयद बोल रहे हैं, देवी आ गई हैं, तो तुरंत उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। तो वही वाला मामला है कि जो सीधे भूतों से कनेक्ट होते हैं, जो सीधे जिसमें भूत पिचास इत्यादि से बात होती है, उसको लिए भूत भाषा शब्द का प्रयोग किया गया। तो संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे। यहां एक शब्द आया है विट, और एक शब्द आपके लिए और मिलता है चेट। जो लोग काव्यशास्त्र पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, खास करके जो नाटक पढ़े हैं वो लोग भी जानते होंगे कि विट और चेट क्या होते हैं। जानते हैं आप लोग विट और चेट? बताइए, क्या विट और चेट जानते हैं आप सब? विट और चेट का नाम सुना है कि नहीं कभी? चलिए, चलिए बिट और चेट मैं आपको बताता हूं कि बिट और चेट वास्तव में है क्या। देखिए, ऑप्शंस क्या क्या आए हैं। अरुणदीप जी ने सही जवाब दिया है, ममता जी ने सही जवाब दिया है, प्रियंका ने सही जवाब दिया है, प्रतिभा ने सही जवाब दिया है। ठीक, तो यहां पर राइट आंसर तो साथियों बच्चन सिंह है। बिट और चेट देख लेते हैं। दरअसल जो मतलब निम्न कोटि के पात्र हैं नाटक में, बेहद निम्न कोटि के जो पात्र होते हैं उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? विट और चेट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अच्छा, चेट नायक व नायिका को मिलाने वाला था, हाँ ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके भी क्लास में बहुत सारे चेट रहे होंगे, विट चेट, तो वो क्या करते हैं कि नायक और नायिका मान लीजिए किसी कारण बस बिछड़ गई या उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई हो गई। ये पात्र अभी भी समाज में पाए जाते हैं। कॉलेज टाइम में आपको मिल जाएंगे, किसी कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो वहां ये बिट चेट मिल जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये भी, मतलब इनका कभी काम नहीं बन पाता है। आज तक की पूरी स्थिति रही है कि इन बिट चेटों का कभी प्रेम संबंध बन नहीं पाया, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर बन गए। तो ये बिट चेट है। हमेशा ये बिट चेट क्या करते हैं? पत्र व्यवहार का काम करते हैं, मोबाइल नंबर मांगने का काम करते हैं। कहेंगे कि वो रामू आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत आपको लेकर डेस्परेट है, और पिछले 5 दिन से खाना नहीं खा रहा है, केवल रोए जा रहा है, मैं उसकी मनस्थिति जान सकता हूं, और वो आपसे कहने में डर रहा है, आपका नंबर चाहता है, और तुरंत नंबर लेके आता है, दे देता है। तो ये जो बेटचेट लोग हैं इनको मेरा नमस्कार है, और ये हर समाज में थे और हर समाज में रहेंगे, और ये शाश्वत है और अमर है। ठीक है, तो ये बेटचेट जो है आप समझ गए, नाटक में कुल मिला के नायक और नायिकाओं को एक दूसरे से जो बिछड़ जाते हैं उनको मिलाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, रखे जाते थे। बहुत छोटा सा रोल होता था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा
न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। फटाफट बताइए। जगवीर जी जितना जल्दी आप कहेंगे उतना जल्दी मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बताइए। कहेंगे तो मैं केवल उत्तर ही बताता चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्लास में जीवंतता बनी रहे। बाकी तो आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश से ही, मैंने अभी भी आपको बताया था, अपभ्रंश क्या कहते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, ये चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वो ये कहते हैं कि जब से प्राकृत जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब देखिए एक चीज हमेशा पूछी जाती है, वो भाषा के विकास में पूछी जाती है, इसको समझिएगा। जैसे हम संस्कृत से यात्रा करते हैं, संस्कृत से कहां गए? संस्कृत के दो भाग हुए, एक वैदिक संस्कृत हुआ और एक लौकिक संस्कृत हुआ। और फिर वैदिक लौकिक के बाद क्या हुआ? प्राकृत हुआ, और प्राकृत के बाद क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। तो जब संस्कृत, वैदिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा रही होगी तो उस समय लौकिक संस्कृत नहीं रही होगी। लेकिन वैदिक संस्कृत में एक समय ऐसा आया होगा कि साहित्य में वैदिक संस्कृत थी, लेकिन आम लोग, जो छोटे तबके के लोग थे, वो लौकिक संस्कृत में बात करते रहे होंगे। लौकिक संस्कृत जब साहित्यिक भाषा बनी होगी या राजभाषा बनी होगी या कामकाज की भाषा बनी होगी, तो उस समय प्राकृत आम लोगों की भाषा रही होगी। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब लोक संस्कृत भारत में राजभाषा थी या साहित्य की भाषा थी, तो उस समय अश्वपालकों की भाषा क्या थी, या मजदूरों की भाषा क्या थी, या आम जनमानस की भाषा क्या थी, आम बोलचाल की भाषा क्या थी? तो हमेशा भाषा का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक नीचे की तरफ गिरा होता है। ठीक है, हमेशा एक नीचे की तरफ गिरा होता है। तो शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि जब प्राकृत बोलचाल की ही भाषा नहीं थी, तो यहीं से आप समझ लीजिए कि अपभ्रंश साहित्य का वहीं से आविर्भाव हुआ, और ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है अरुणदीप जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन मैं, अच्छा ऑप्शन टाइप करना भूल गए, चलिए मैं कर देता हूं। पहला शुक्ल जी, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा नगेंद्र, चौथा रामविलास शर्मा। अब बताइए इसका सही जवाब। एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षणों, सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता, अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहां से एक चीज तो और महत्वपूर्ण हो जाती है, यहां से यह कथन और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है? उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। यह चीज आपको यहां पर रखना है, यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार यहां से काट के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कथन किसका है? आप सब जान गए होंगे कि कथन बच्चन सिंह का है। दरअसल भारत में एक ऐसी स्थिति जन्मी जहां पर भाषाओं को बड़ा संघर्ष रहा। दो वर्ग जना, एक वर्ग ऐसा था जो कि पांडित्य वर्ग था, जो पंडित जी थे, या ब्राह्मणवादी वर्ग जो था। ब्राह्मणवाद का मतलब हर जाति उसमें आ जाती है, जो ब्राह्मण मतलब ये इन सारे संस्कारों को मानती है। तो जो ब्राह्मणवादी जातियां थी वो मानती थी कि हिंदी का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी का जन्म कहां से हुआ? संस्कृत हुआ है। अभी भी भारत में एक विवाद की स्थिति है कि हिंदी का जन्म हुआ कहां से है। तो एक मानसिकता है, एक अवधारणा है जिसमें मानते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, और दूसरी अवधारणा यह है कि हिंदी का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत से नहीं हुआ है, वो बल्कि किससे हुआ है? उर्दू और जो भारत की भाषाएं थी उन सब का योगदान है हिंदी के जन्म में। हिंदी का जन्म कैसे होता है? हिंदी का जन्म होता है कि भारत में दक्षिण भारत के जो राजा थे
वो उत्तर भारत में दिल्ली में राज सत्ता स्थापित करने से के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते हैं, यानी अपने साथ अरबी फारसी भाषा लाते हैं। और यहां पर जो आम बोलचाल की भाषा थी अपने उत्तर भारत की और खड़ी बोली की, उनसे इनका मेल मिलाप होता है। और मेल मिलाप होने के कारण दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, यहां पर लगभग खड़ी बोली का जन्म होता है। और खड़ी बोली ही मानक रूप लेकर, परिष्कृत रूप लेकर बोलचाल की भाषा के रूप में आगे विकसित हुई, साहित्यिक भाषा के रूप में हो गई, आज भारत की राजभाषा के रूप में प्रस्तावित है। अब यहां पर ये जो विवाद है, बच्चन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंग के रूप में रखना चाहिए। अगर आप हिंदी और उर्दू की बात करें तो हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी बहने कहा जाता है। दोनों का व्याकरण भी लगभग समान है। दोनों में अंतर किस बात का है? तो दोनों में अंतर इस बात का है कि एक दाएं से बाएं लिखी जाती है और एक बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोनों की लिपियां अलग अलग है, बस यही अंतर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र जैसे भारी भरकम शब्द का सदा व्यवहार न करके मध्यदेश का ही व्यवहार करेंगे। यह सुझाव किसी ने दिया है। क्या दिया है? कि हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र, हम ये न करके मध्यदेश का ही व्यवहार करेंगे। ये क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो बता लेगा, समझिए गुरु एकदम मस्त तैयारी है उसकी। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। डरिए मत, आप इस वजह से मत डरिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको खुल के जवाब देना है, डरना है ही नहीं। अरुणदीप ने अ कहा है, संगीता चौहान ने शुक्ल जी कहा है, प्रियंका कुमारी ने बी कहा है, सुबोधनी देवी ने 11 का ए कहा है, और संकेत शुक्ला जी ने प्रणाम कहा है, नमस्कार भाई, और सपना जी ने बी कहा है, सीमा जी ने शुक्ल जी कहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर यहां पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, और बाद में रामचंद्र शुक्ल नहीं, बच्चन सिंह ने, बाद में बच्चन सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर है वह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि मध्यदेश शब्द का प्रयोग बच्चन सिंह भी अपने साहित्य में करते हैं। लेकिन यहां का जो मेन प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं कि हम बार बार हिंदी भाषा भाषी शब्द का प्रयोग न करें, उसके बदले मध्य देश का ही प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों में कई कई रूप अब तक के प्राप्त साहित्य में उपलब्ध हुए हैं। इन सब को हिंदी साहित्य में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य में इन सब रूपों की उपलब्धि होती हो। अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, 3 प्रकार के बंध की चर्चा किसने किया है? चलिए, बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं कितना लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैंने बंध के विषय में बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ाया है, याद भी कराया है, और ये 3 बंध जो हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 प्रकार के बंध बताए हैं, आप सब जानते हैं। एक प्रकार का उनका दोहा बंध है, एक प्रकार का उन्होंने पद्धड़िया बंध कहा है, ठीक है, और एक बंध कहा है गेय पदबंध। ये 3 प्रकार के पदबंधों को उन्होंने अपभ्रंश में बताया है। दोहा बंध, ठीक है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उन्होंने इस प्रकार से कह दिया है। पद्धड़िया बंध की चर्चा कर दिया है, और तीसरा उन्होंने गेय पदबंध की चर्चा किया है अपभ्रंश के अंतर्गत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 98 लाइक पहुंच गए हैं, 2 लाइक बढ़ाइए, जल्दी से शतक पूरा करिए लाइक का। सर जी हम तो कभी नहीं पढ़े इतना डीपली हिंदी को। एकदम सही बात है, ऐसे प्रश्न पूछे कम जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के चले जाते हैं कि यार इतना कठिन प्रश्न है। सरल प्रश्न भी आपके लिए है, जरूर देखिएगा, मैं भी आपको सरल प्रश्न भी दिखाऊंगा। सीतापुर से बहुत अच्छा, धन्यवाद संकेत जी, स्वागत है आपका शुक्ला जी। देखिए कठिन प्रश्न अगर आप देखिए, यूपी टीजीटी को देख लीजिए, टीजीटी में 125 प्रश्न में मेरिट पिछली बार जनरल कैंडिडेट की कितनी गई थी? जनरल कैंडिडेट की कितनी गई थी? लास्ट मेरिट गई है 77 क्वेश्चन, समझिए। और आज तक के इतिहास में कभी भी
120 से कम मेरिट जनरल की नहीं गई है 125 प्रश्न में। आप अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो इतना बड़ा चेंज आया, 125 से 77 आ गया। क्यों आया है? क्योंकि ये प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें आलोचनात्मक कथन, बच्चन सिंह के लगभग 5 कथन, रामचंद्र शुक्ल के कथन, ये सारे कथन पूछ लिए गए, काव्य की पंक्तियां पूछ ली गई, व्याकरण अच्छे से पूछ लिया गया, काव्य शास्त्र पूछ लिया गया, और इन सब की वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल गया। यल्टी ग्रेड का आप देख लीजिए, यल्टी ग्रेड की मेरिट क्या गई, 85 से 92 तक मेरिट गई है, 85 से 92 मेरिट गई है। क्यों ऐसा हुआ? वहां तो 120 प्लस 30 का मामला था, मेरिट इतनी कम क्यों गई? एक तो माइनस मार्किंग और दूसरा प्रश्न इतने डीपली पूछे गए। अगर आप चयन चाहते हैं तो अब आपको शॉर्टकट छोड़ना पड़ेगा और कहीं से भी किसी तरह का भी प्रश्न बने आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगी। आसान प्रश्न भी है। प्राकृत अपभ्रंश से कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना, आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। देखिए, आसान प्रश्न भी आपके लिए लाऊंगा, घबराइए नहीं, आसान प्रश्न भी आपको मिलेंगे अभी। तो ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह कहते हैं दरअसल भाषा को लेकर ज्यादातर जो बातें लिखी हैं आपको अगर मिलेंगी तो यहीं से मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म अंतिम दिनों में मंत्र तंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान और महायान में इसी जात की साधना का प्राधान्य है, ये लोग सिद्ध कहे जाते थे। वज्रयान में इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती। इस समय सरहपा 8वीं शताब्दी, सबरपा 9वीं शताब्दी, भुकुस्पा 9वीं शताब्दी, लुइपा 9वीं शताब्दी, विरूपा 9वीं शताब्दी, डोम्बिपा 9वीं शताब्दी, दरिप्का 9वीं शताब्दी, गुडरिपा 9वीं शताब्दी, कुकुरिपा 9वीं शताब्दी, कमरिपा 9वीं शताब्दी, कणहपा 9वीं शताब्दी, गोरक्षपा 9वीं शताब्दी तथा तिलोत्तपा, शांतिपा प्रभृति सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई। अब आपको यह बताना है कि जो ये वाला पोर्शन है ये तो मैंने आपके लिए अलग से रख दिया है यहां तक कि आप कम से कम ये देख लेंगे कि किसने इनका समय क्या बताया है यहां तक। लेकिन जो प्रश्न बनेगा यहां तक बनेगा। बौद्ध धर्म अंतिम दिनों में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान और महायान में इसी जात की साधना का प्राधान्य है, ये लोग सिद्ध कहे जाते थे। वज्रयान में इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका कथन वाला वो यहां से लेकर यहां तक पूछा जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो 14वें का जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। ये प्रश्न जो है आप घोल के पी लीजिए, ये पूछा जा सकता है। हाँ, लाइक का शतक लग गया, धन्यवाद आप सबका, 105 पहुंच गए। फटाफट बता दीजिए। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। एक तो ये यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृत परक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन इसे हरासोन्मुखी कहते हैं। तो यहां पर जो सबसे छोटा कथन है यहां तक का है कि तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। इसको लेकर क्या है, बड़ा विवाद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है कि बौद्धों ने खोज कर दिया, सिद्धों ने तांत्रिक साधना खोज की, कि क्या भारत में तांत्रिक साधना नहीं थी? बस यही बात है, इसको समझाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। एकदम राइट आंसर यहां बनता है बच्चन सिंह का। बहुत सारे लोगों ने ए जवाब दिया है, संगीता चौहान ने, बबीता जी ने, ललिता जी ने और कल्पना मिश्रा जी ने, अमित गुज्जर जी ने, सुप्रिया पांडे जी ने, सबने बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं, खुशी होती है। चलिए अब यहां देखते हैं कि तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी, ऐसा बच्चन सिंह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय का एक दौर था कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि ये जो तांत्रिक साधना है ये किसकी देन है? बौद्धों ने जन्म दे दिया, सिद्धों ने जन्म दे दिया। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय ये सिद्ध बहुत अपने प्रचार प्रसार में थे,
इन्होंने संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से किसने लोगों को लुभाने के लिए संस्कृत के मंत्रों का भी प्रयोग किया है, तो सिद्ध है। सिद्धों ने मूलतः जो है वो आप देखेंगे अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन आप अगर और पहले जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा कि पाली भी थोड़ी बहुत बौद्धिज्म में मिलती है। लेकिन एक दौर ऐसा था कि सभी लोग चमत्कार दिखा रहे थे। हिंदू अपना चमत्कार दिखा रहे थे कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, अच्छा बाबा जी के कुटी में भेज दो, बच्चा पैदा हो जाएगा। बाबा जी ने एक फल दे दिया और फल खाया और बच्चा पैदा हो गया। कहे अरे ऐसा कैसे हो रहा है? जैन में, नाथ में, हर जगह। तो इसमें कंपटीशन मिल गया, कंपटीशन हो गया कि अब कौन कितना अधिक चमत्कार कर सकता है, और जो जितना अधिक चमत्कार करेगा उसकी तरफ जनता अधिक चली जाएगी। सिद्धों ने क्या किया कि चमत्कार का जो रूप था उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उसको इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए। क्यों? क्योंकि अधिक जनता को आकर्षित करना था। आज भी ठीक वैसे ही चल रहा है। फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, कोई पर्चा पढ़ रहा है, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई लकड़ी रगड़ के आग निकाल दे रहा है, कोई पंखा हाथ से रोक दे रहा है। इस तरह के जितने भी फिजूल वाले बाबा हैं, और उनके फॉलोअर्स देखिए 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, करोड़-करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो सिद्धिज्म में भी यही था कि सिद्ध भी अपनी तरफ आम जनता को, खास करके उस समय की जो पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, गरीब जनता थी, उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तांत्रिक साधना और सिद्धों तांत्रिक साधना का अधिक प्रयोग किया, और उनके पास सबसे अधिक भीड़ उठ गई। और इसी से दुखी होकर मत्स्येंद्र नाथ के चेले जो गोरखनाथ है, उन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की, और उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन किया। और इन सब को खत्म करने के लिए शंकराचार्य दक्षिण भारत से निकलते हैं, और उन्होंने हिंदुज्म की लड़ाई को बंद करने का प्रयास किया। क्योंकि हिंदू आपस में लड़ रहे थे, वो कह रहे हमारे शिव बड़े, वो कह रहे हमारे वैष्णव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं। आलवार नैनवार लड़ रहे थे, तो आलवार नैनारों की लड़ाई उन्होंने बंद कराई, और उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाई, और उन्होंने 4-5 जगहों पर शंकराचार्य का मठ स्थापित किया, हर जगह एक शंकराचार्य स्थापित किया। इस प्रकार से हिंदुज्म धर्म जो था वो पापाचार और आडंबर से बाहर निकला, और जो कन्वर्जन अन्य धर्मों में हो रहा था उसमें भी थोड़ा बहुत लगाम लगी। तो ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी जो बात है, वो इस तरीके से है, जिसको आप यहां से ले जाकर भक्ति काल तक समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इतिहास के इस बात का पता लगता है, इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। ये आज का मतलब बहुत तगड़ा वाला कथन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। बागेश्वर नींद आ रही है? अपने घर वाले आसपास कोई हो कहिए कि एक थप्पड़ मार दें, आपको तुरंत नींद भाग जाएगी। चलिए, संगीता जी बच्चन सिंह कह रही हैं, अनुराधा जी सी कह रही हैं, सुप्रिया ए कह रही हैं, रुद्र ए कह रहे हैं, बबीता सी कह रही हैं, प्रियंका बी कह रही हैं। चलिए, प्रियंका कुमारी जौनपुर से। चलिए, जौनपुर को तो बहुत ज्यादा बच्चन सिंह लताड़ चुके, कह रहे हैं कि जो कीर्तिलता में वर्णन हुआ है वो सब नकली है। कल मैंने हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। बी, चलिए बच्चन सिंह। चलिए, ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है बच्चन सिंह। देखते हैं सवाल कहां तक सही है। देखिए, इतिहास के इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे। देखिए, मतलब ये पहले ही आ गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। एकदम सही बात है। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी। अब आप अगर तुक्का लगाना चाहते हैं, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो यहीं से तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में ही तुक्का लग जाएगा। क्या है तुक्का? योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल इस बात को कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भैया उस समय का जो दौर था, उस दौर में सब लोग डर के मारे क्या हो जा रहे थे? कन्वर्ट हो जा रहे थे। कोई इस्लाम के डर के कारण इस्लामिक हो जा रहा था,
तो उस समय योगियों का बड़ा वर्चस्व था। जैसे आज योगी जी का बड़ा वर्चस्व है, उस समय भी योगियों का बड़ा वर्चस्व था। और किस लिए वर्चस्व था? कि ये प्राणायाम की क्रियाएं इत्यादि सिखाते थे। तो इनसे कौन कौन सीखते थे? सूफी भी सीखते थे, भारतीय लोग भी सीखते थे, मुसलमान भी सीखते थे। और इनके योग से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते थे। और प्रभावित होकर कोई हिंदू है तो वो योग धारण कर लेता था, योगी बन जाता था, नाथ बन जाता था। और कोई मुसलमान था तो मुसलमान होकर भी वो योग से प्रभावित होकर वो क्या बन जाता था? नाथ बन जाता था। तो दो इसके फायदे थे। हिंदू अगर नाथ बन जाते थे तो मुसलमान उनको परेशान नहीं करते थे। मुसलमान अगर नाथ बन जाता था तो मुसलमान उसको नहीं परेशान करते थे, क्योंकि ये सारे लोग काफिर कहे जाते थे उनकी भाषा में कि ये हिंदू धर्म के नहीं है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता था। चलिए, राइट आंसर रामचंद्र। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। बताइए। अब तो मतलब पहले तो मैं जब छोटा था तो बहुत सारे योगी आते थे इस तरह से मांगने के लिए। मतलब कुछ लोग पुराना कपड़ा मांग लेते थे, गुदड़ी, और भरथरी राजा के गीत गाते थे, सारंगी इस तरह से बजाते थे। और मम्मी लोग डराती थी कि दोपहर में ये कहीं खेलने वेलने जाएगा तो धूप लग जाएगी, बुखार आ जाएगा। और ज्यादातर जोगी जो होते थे दोपहर में आते थे, तो कहते थे कि दोपहर में बाहर मत निकला करो क्योंकि जोगी आएगा उठा ले जाएगा। और आज भी बच्चों को बहुत सारी माताएं डराती हैं, और लेकिन अभी बहुत कम आते हैं, तो माताएं डराती हैं कि बाहर मत निकलना, ये बच्चे पकड़ने वाले जोगी हैं, उठा ले जाएंगे। तो अब जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। पहले तो मतलब ये था कि गर्मी में तो आते ही आते थे, लेकिन अब मैं बहुत, जैसे घर तो मेरा कम ही जाना होता है, लेकिन जब भी जाता हूं ऐसे मुझे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और शहर में तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो मतलब ये है कि ये इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। ये कथन किसका है? मतलब ये पूरी बातें जो है कॉन्सेप्ट के तौर पर किसने कही है? प्रश्न संख्या 17। ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था प्रकरण 2 की। अभी जब हम लोगों ने क्लास की शुरुआत किया था तो हम लोगों ने प्रकरण 2 की बात किया था, जिसमें शुक्ल जी ने नाथों के विषय में भी चर्चा किया है। तो वहीं पर ये बता रहे हैं, अभी भी हम लोगों ने नाथों के विषय में ही चर्चा किया था। और नाथों के विषय में ये पूरी बात कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद ने भी रासों को सुख और सुखी संवाद के रूप में लिखा था, जैसे विद्यापति ने कीर्तलता को भृंग और भृंगी संवाद के रूप में लिखा। और कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि और कवि पत्नी के संवाद के रूप में लिखा। फिर चंद्रबरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गेय काव्य हुआ करता था, जिसमें मृदु और उद्धत प्रयोग हुआ करते थे। ये किसका कथन है? देखिए, ज्यादा ये कथन मैंने रखे, केवल 20 कथन रखे, इसके बाद आपके लिए आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो घबराइएगा, फटाफट बता दीजिए कि ये कथन किसका है। अगर ये कथन गलत हुआ ना तो फिर समझ लो वही कल वाली बात, घुटकी दबा देंगे। घुटकी समझते हो ना, गला। तो फटाफट बता दीजिए ये, क्योंकि क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कसम से वही समझिए, ज्यादातर लोग जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ए जवाब दे रहे हैं। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। चंद ने भी रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा था, जैसे विद्यापति ने कीर्तलता को भृंग और भृंगी संवाद के रूप में लिखा। कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि और पत्नी संवाद के रूप में लिखा था। फिर चंद्रबरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गेय काव्य हुआ करता था, जिसमें मृदु और उद्धत प्रयोग किया गया है। समझिए, यहां पर जो एक शब्द आया है वहां से पूरी बात को समझना है। चंद्रबरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो कि गेय काव्य हुआ करता था, जिसमें मृदु और उद्धत दोनों प्रकार के प्रयोग हुए। पूरे चीजों को न समझना है, यहां पर इस बात को समझना है, इस बात से इसे ग्रहण करना है,
तो इसको हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सुख सुखी संवाद किसने कहा है, तो वहां उत्तर बदल जाएगा। भृंग भृंगी संवाद किसने कहा, तो यह बात बदल जाएगी। लेकिन यहां पर कोई एक स्टेटमेंट नहीं है कि आप इसके आधार पर उत्तर दे दें कि भृंग भृंगी संवाद कहा गया है, सुख सुखी संवाद कहा गया है, कवि और कवि पत्नी संवाद कहा गया है। ये बात यहां है ही नहीं है। सभी के कथन को इकट्ठा करके कंप्रेस करके यहां पर बात की गई है चंद की और उनके रासो काव्य की, यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे बच्चन सिंह। अपनी गुट की खुद ही पकड़ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये सवाल गलत किया है, ज्यादातर लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जवाब दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मानसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा राधा कृष्ण के नाम पर भी सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला है। ये प्रश्न जो है, और अगर आप देखें तो एक प्रश्न यहां से और पूछा गया था, ये प्रश्न मैंने नहीं रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको आप देखें तो ये प्रश्न मतलब एक ही प्रश्न बच्चन सिंह का कथन है जो 3 परीक्षाओं में अलग अलग 2021 में पूछा गया था। कौन सा कथन था? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, उनके श्रृंगार में यवनो उन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विवलता है, वियोग की स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। ये कथन 3 परीक्षाओं में 2021 में पूछा गया था। तो वो कथन हमने नहीं रखा क्योंकि वो कथन बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। ये कथन बच्चन सिंह का है जो काफी महत्वपूर्ण है। इस कथन में कहा गया कि विद्यापति कीर्तलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मानसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगारिक चित्रों द्वारा राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक ठाक न मानकर बहुत सारे लोग ने भक्ति काल का कवि कह डाला है। तो भक्ति कवि जो है ये बच्चन सिंह उनको नहीं कह रहे हैं, उनको तो सीधे सीधे श्रृंगारिक कवि कह रहे हैं। लेकिन क्यों लोगों ने कह डाला है इसके विषय में बच्चन सिंह जो है ये बात कह रहे हैं। चलिए छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, घबराइए नहीं। विद्यापति शैव थे अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगारिक काव्य क्या होगा। जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही मानना चाहिए। ये आपका कथन वाला लास्ट क्वेश्चन है, ये कथन वाला लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद छोटे छोटे और आसान से प्रश्न होंगे। जैसे जैसे आप सबको नींद आने लगेगी वैसे वैसे प्रश्नों को आसान कर देंगे, एकदम घबराइए नहीं, ठीक है। अब भरोसा रखिए, ईश्वर सबका भला करेगा। आसान प्रश्न भी ला रहा हूं। तो इसका भी विद्यापति शैव थे अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग उनको वैष्णव भी कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं, यदि उन्हें भक्त काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगारिक काव्य क्या होगा। जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही माना जाना चाहिए। चलिए बताइए। ऑप्शंस आपके, कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। जितने लोग रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं ना उनका लग रहा है ऐसे नकिया पकड़े यहां पर ऐसे ऐसे कूच दें। अरे क्या है भाई, लगभग वही तो क्वेश्चन है ना, कोई अलग है इसमें, कोई आंसर क्वेश्चन कोई अलग है, कुछ नहीं है ना। लगभग वही चीजें हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी। सीधी सीधी बात है, बच्चन सिंह का कथन है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जिसकी भी नाक लंबी हो ऐसे ऐसे रख के कूच दो, ठीक है। जिसका भी गलत हुआ हो, नाक लंबी हो, ऐसे दोनों हाथ के बीच में रख के कूच दो, ठीक है। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन जो आपका हम लोगों ने देख लिया है यहां पर, जो बहुत महत्वपूर्ण था। एक चीज और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि किसने इनको अपरूप का कवि कहा है। अपरूप का कवि, ठीक है। और आप सब ये भी बता दीजिए कि अपरूप शब्द का अर्थ क्या होता है। ये दो चीजें आप लोग फटाफट बता दीजिए, फिर हम लोग आसान प्रश्नों पे चलते हैं। जल्दी से बता दीजिए। आपको बताना है कि अपरूप का कवि किसे, अपरूप का कवि अपरूप का कवि आप सबको बताना, फटाफट बता दीजिए कि अपरूप का कवि किसने कहा है और अपरूप का कवि क्यों कहा है। ये दोनों चीज बता दीजिएगा। चलो, अब जो है आसान आसान छोटे छोटे प्रश्न हैं, फटाफट बता दीजिए। अपरूप का कवि किसने कहा है, तो राइट आंसर हो गया बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने अपरूप का कवि कहा है। किसको कहा है, तो विद्यापति को कहा है।
क्यों कहा है, अपरूप शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइएगा। अपरूप का अर्थ क्या होता है, रूप शब्द है, रूप शब्द है, रूप में एक उपसर्ग लग गया है, अप उपसर्ग लग गया है। अप उपसर्ग कहीं भी लगता है तो क्या हो जाता है, उल्टा कर देता है। तो इसीलिए अप में रूप लग गया तो रूप सौंदर्य के लिए आता है, अप लग गया है यानी कि उल्टा हो गया है, कुरूपता के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, सपना जी ने सही जवाब दिया, प्रियंका जी ने, सीमा जी ने, जीवन लाल जी ने। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए फटाफट बताइए 125 नंबर का प्रश्न आज खत्म करते हैं। आदिकाल में चारण और भाट कवियों ने किस प्रकार की काव्यों की रचना की, रास काव्य, रीति काव्य, रासो काव्य, भक्ति काव्य, फटाफट बता दीजिए। अब बहुत देर नहीं कराएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप बहुत देर देर से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा के कराइए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अब दौड़ा दौड़ा के करा रहे हैं, जितना जल्दी आप जवाब देंगे उतना जल्दी मजा आएगा। चलिए दौड़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या क्या है, 125 है। अब आप लोगों के ऊपर है कि कितना जल्दी आप जवाब देंगे, उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, आदिकाल के लगभग हम लोगों ने 200 प्रश्न कर लिए हैं 3-4 दिन की क्लास में, और बहुत मजा आया है। आज 125 नंबर का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। यह है आदिकाल में चारण और भाट कवियों ने किस प्रकार के काव्यों की रचना किया है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मैंने अभी बताया कि आप भाट और चारण करते क्या है। आज भी भाट और चारण जो जातियां हैं बहुत छोटी छोटी जातियां हैं। भाट और चारण क्या करते हैं, ये राजाओं के दरबार में जाते हैं और उनका गुणगान करते हैं, और कुल मिला के सामंती व्यवस्था के प्रतिपूरक हैं। और ये सामंती व्यवस्था आदिकाल में सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो ये मिलती है आपके रासो काव्यों में। ध्यान रखिएगा, अगर यहां रास काव्य की बात किया जाएगा तो रास काव्य किससे संबंधित है, जैन काव्य से संबंधित है, और रासो काव्य भाट और चारण कवियों से संबंधित है। ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है। चलिए, यहां पर भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है ये आपको बताना है, फटाफट बता दीजिएगा। चलिए, इनमें से कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है, जितना जल्दी जवाब देंगे उतना आगे बढ़ेंगे। प्राकृत ग्रंथ नहीं है, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध, 54 महापुरुष चरियम, शीलाचार्य, विक्रमोदेव चरित विल्हण, ये आपका है कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है, तो विक्रम देव चरित ये जो है आपका प्राकृत ग्रंथ नहीं है, ये अभ्रंश में लिखा गया है, बाकी सारे ग्रंथ जो है प्राकृत में। घबराइए नहीं, एकदम दिल छोटा मत करिए, भागिए नहीं छोड़ के, जल्दी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत व्याकरण ग्रंथों में कौन सा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। देखिए, कल एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो बताने में गलत हो गया था, तो उसको मैं बता देता हूं। गाथा सप्तशती की बात की गई थी, गाथा सप्तशती की बात की गई थी। गाथा सप्तशती का जो विभाजन है वो संस्कृत भाषा में किया गया है, और बहुत सारी चीजें उसमें संस्कृत में मिलती हैं, और मुख्यतः ये ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और इसमें 700 गाथाएं लिखी गई हैं, और इन गाथाओं की वजह से इसे गाथा सप्तशती कहा जाता है। ठीक है, तो कल इस पे चर्चा होते समय शायद थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, गलती हो गई थी, मैंने संस्कृत बोल दिया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। प्राकृत व्याकरण ग्रंथों में से कौन सा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी पाणिनि, तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। स्वाभाविक है कि प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा में व्याकरण लिखा था, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि अष्टाध्यायी। सेतुबंध प्रवरसेन गौड़ बहो, वाक्य परिराज लीलावती ऊहल, कंस वहो, राम पाणिवाद कृतियां किस भाषा के प्रबंध काव्य हैं। आप कहेंगे गुरुजी इनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, का बता दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कहां से क्वेश्चन लाए। आप कहते कि सरल आसान क्वेश्चन लाएंगे, आप तो बेईमानी कर रहे हैं, ये कहां से क्वेश्चन ला दिए। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन नए भी देखने चाहिए, पुराने क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कब तक देखेंगे। तो ये प्रश्न बराबर बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्राकृत सेतुबंध, यहां पर 127 नंबर का प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। सॉरी 128 है। इसमें आपको बताना है, अच्छा लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा लोग छोड़ के भाग भी रहे हैं, चलिए जल्दी खत्म करेंगे, घबराइए नहीं। चलिए
इसमें बताना है यहां थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन। तो ये सारे ग्रंथ किस भाषा के हैं, इनकी रचनाओं को ही अगर आप देखें, इनके नाम को ही देखें तो आपको लग जाएगा कि ये प्राकृत के ग्रंथ है। तो किस भाषा के हैं, प्राकृत के हैं। भाषाविद प्राकृत की अंतिम अवस्था किसे मानते हैं? चलिए फटाफट बताइए, भागना नहीं मैदान छोड़ के। लोग आखिरी में ही हिम्मत तोड़ देते हैं, शुरुआत में तो रहते हैं लेकिन अंत में आप देखिए कि बहुत सारे लोग कम हो जाते हैं। शुरुआत में तो हिम्मत बनी रहती है लेकिन अंत में आके हार जाते हैं बहुत थोड़े से। तो हारना नहीं, जल्दी से पूरे क्वेश्चन पूरे करके जाना है। भाषाविद प्राकृत की अंतिम अवस्था किसे मानते हैं, किसे मानते हैं प्राकृत की अंतिम अवस्था? ये बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन करते ही रहते हैं। आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी से क्वेश्चन बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश, एकदम सही बात है। स्वयंभू किसे भाषा कहते थे, जिसे भाषा कहते थे 10वीं सदी में प्रचलित उस लोक भाषा को अपभ्रंश नाम किसने कहा? ये देखिए, ये काफी बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, बताना है। हाँ, स्वयंभू जिसे भाषा कहते थे 10वीं सदी में प्रचलित उस लोक भाषा को अपभ्रंश नाम किसने दिया? हेमचंद, पाणिनि, पुष्पदंत या मेरुतुंग? ये प्रश्न आपको बताना है। चलिए, तो देखिए यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, उसको भाखा की जड़ वाली बात जो आती है, यानी कि पुष्पदंत। स्वयंभू जिसे भाखा, सॉरी भाखा यहां कह सकते हैं, भाषा लिख गया है भाखा, जिसे भाखा कहते थे 10वीं शताब्दी में प्रचलित उस लोक भाषा को अपभ्रंश नाम किसने दिया? पुष्पदंत ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि ग्रंथ किसे कहा जा सकता है? रामचरितमानस, लोकायतन, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई? ये आपका सवाल है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंख बंद करके जवाब दे देंगे। तो आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य इस रचना को कहा है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं? तो ये तो कोई भी बता देगा, 69 है, 69 है, कोई दिक्कत नहीं है। बीसल देव रासो किसकी रचना मानी जाती है? तो नरपति नाल की मानी जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, इसका सब जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बहुत आसान है, सब जवाब दे देंगे, परमाल रासो। विद्यापति की पदावली का सृजन किस भाषा में हुआ है? तो ये सभी लोग जवाब दे देंगे कि मैथिली में हुआ है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार कौन है? बहुत सारे लोग कह रहे थे गुरुजी बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ प्रश्न आसान भी होते हैं पेपर में, सारे के सारे प्रश्न कठिन नहीं होते, तो कुछ आसान प्रश्न भी आपके लिए इसमें है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार कौन है? तो आप जानते हैं गारसा दत्तासी, इस्तवार दलदत्तुर, इंदु हिंदुस्तानी। ठीक है, चारण काव्य की भाषा है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान भी है, क्रिटिकल क्वेश्चन भी है, मिला जुला है। तो चारण काव्य की भाषा क्या है? डिंगल है, प्राकृत है, अवहट्ट है या ब्रजभाषा है? देखिए चारण क्या है? चारण क्या है कि अपने राजा के दरबार में रहते हैं, राजाओं की प्रशंसा करते हैं, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में भी जाके कविता पढ़ते हैं और राजाओं का उत्साह वर्धन करते हैं कि मार राजा, मार राजा। तो कैसे करेंगे? यानी डींग हाँकने वाली भाषा होगी, यानी कि चीजों को बढ़ाने चढ़ाने वाली शैली होगी। राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का जो मिक्सर है, यानी कि डिंगल, राइट आंसर। हिंदी का आदि कवि कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या सराफा? ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हम लोगों ने कल इस पर चर्चा भी की थी। जब भी आदि कवि की बात किया जाए तो वहां पर कौन होंगे? हिंदी के आदि कवि की बात किया जाए तो स्वयंभू होंगे, आदि कवि की बात किया जाए वाल्मीकि होंगे, हिंदी के प्रथम कवि की बात किया जाए सरापा होंगे, ठीक है, और बाकी आलोचकों के अनुसार अलग अलग कवि होंगे। तो वहां पर प्रश्न जैसे रहेगा वैसे जवाब देंगे। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चलिए, कभी कभी इस तरह के आसान प्रश्न भी परीक्षा में गलत हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और हमसे वही प्रश्न गलत होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। कभी कठिन प्रश्न गलत नहीं होता, हमेशा हमसे आसान प्रश्न गलत होते हैं। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, यह आपको बताना है। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक या नामदेव? चलिए, आप सब जानते हैं नामदेव भक्ति काल से संबंधित है, बाकी आदिकाल से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह आपको बताना है। तो ये तो मुझे लगता है कोई भी बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है।
अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार हैं। ये प्रश्न का जो जवाब दे देगा उसको अभी तुरंत रात में भैया हम मिठाई ऑर्डर कराएंगे, रसगुल्ला। बहुत आसान सा सवाल है गुरु, एकदम आग मूंद के एकदम दबा के बताओ सही जवाब इसका क्या होगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार कौन है, ये अंतिम सवाल है। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इसका जवाब मैं छोड़ रहा हूं। आपको सही जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में आके, और जितने लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद जवाब दिए रहते हैं उन सबके जवाब को हम नेक्स्ट डे अपने वीडियो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जवाब आप सबको देना होगा कमेंट बॉक्स में जाके। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार है स्वयंभू, शालिभद्र सूर्य, हरिभद्र सूर्य या पुष्पदत्त, ठीक है। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके। आप व्हाट्सएप करके ये सारे कोर्सेज हमारे ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37, जिस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो यहां से सीधा स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारा नंबर अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। आज की कक्षा कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे, रात को पार्टी नहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है। गाना क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम लोग रात को पार्टी नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए कल मुलाकात करते हैं फिर। रात को जगाने के लिए, असुविधा के लिए खेद है, बहुत बहुत धन्यवाद।